हेलो दोस्तों, वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के साइंस के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैविक अणु, बायोमोलिक्यूल्स। मैं आपको बता दूं कि बायोमोलिक्यूल्स आखिर क्या है। बायोमोलिक्यूल्स और जैविक अणु वे अणु और वे पदार्थ होते हैं जो आपकी कोशिकाओं को जीवित बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। जैसे हम पढ़ते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, कुछ खनिज और यानी मिनरल्स पढ़ा करते हैं। चलो हम वन बाई वन करके आज हम इसको पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि रेड कलर का एक ऐसा मटेरियल जो ब्लड में होता है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करता है, वलयाकार रिंग के बीचों बीच उपस्थित होता है, वो तत्व आखिर क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला लाल रंग का जो पदार्थ होता है उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब जो हीमोग्लोबिन है, जिसकी हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, वो हीमोग्लोबिन, आप देखिए हीमोग्लोबिन में दो चीज है, एक हीम हुआ करता है और दूसरा है ग्लोबिन। हीम नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, हीम प्रोटीन नहीं। हीम है उसी के संरचना के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर चार वलयाकार संरचना मिलती है और उसी के बीच में आयरन उपस्थित होता है जिसका संकेत Fe होता है। ग्लोबिन प्रोटीन है, प्रोटीन के टूटने से अमीनो अम्ल बनते हैं और ये अमीनो अम्ल आपके शरीर में उपयोग कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ग्लोबिन है, उसका उपयोग कर लिया, लेकिन हीम के अंदर जो आयरन है वो आखिर कहाँ से आएगा? आप जो आयरन युक्त जो भी खाद्य पदार्थ आप खाते हो जिसके अंदर आयरन उपस्थित हो, जैसे आप पालक खाते हैं, पालक के अंदर बहुत बेहतरीन आयरन होता है। ये आयरन आपके शरीर में जाता है और जाने के बाद हीम बनाता है, वो ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़कर हीमोग्लोबिन बनाता है। इसलिए यदि आयरन की कमी हो गई आपके शरीर में, देखो कहाँ से स्टार्ट, आयरन की कमी यदि आपके शरीर में है तो इसका मतलब हीम कम बनेगा और हीम कम बनेगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा। और आरबीसी के अंदर आरबीसी की पहचान सिर्फ हीमोग्लोबिन की वजह से है। आरबीसी का महत्व सिर्फ हीमोग्लोबिन की वजह से है। हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा? क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को परिवहन करने के लिए उत्तरदायी है। इसीलिए आयरन की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से या आरबीसी की कमी से जो बीमारी होती है उसको खून की कमी एनीमिया कहते हैं। उसे ही खून की कमी एनीमिया कहते हैं। इसीलिए पूछा जाता है कि आखिर इस हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा तत्व उपस्थित है? तो आंसर आपका आता है आयरन, जिसे आप लोहा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज लिंक्ड इज वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए की बात कर रहे हैं कि डीएनए की, आपको बता दूं डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए की जो संरचना हुआ करती है उस संरचना में हम बात करें तो यहाँ पर यदि एडेनिन है तो यहाँ पर सामने थाइमिन होगा, यहाँ पर ग्वानिन है तो सामने साइटोसिन होगा। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और यहाँ पर होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए और आरएनए दो नाभिकीय अम्ल के नाम से जाने जाते हैं। जिसे आप डीएनए कहते हैं, उस डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डी एन और ए। और उसी तरह से आरएनए की हम फुल फॉर्म की बात करते हैं कि आरएनए के फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सी राइबोज में से डीऑक्सी को हटा दीजिए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए, आरएनए, डीएनए आरएनए दोनों को नाभिकीय अम्ल कहा जाता है। अम्लीय प्रकृति के होते हैं। डीएनए आरएनए दोनों के निर्माण के लिए आखिर क्या चाहिए? डीएनए आरएनए दोनों के निर्माण के लिए हमें चाहिए न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर आके होता क्या क्या है? एक होता है नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त कुछ बेस और क्षार हुआ करते हैं। फिर पेंटोस शुगर, 5 कार्बन की शर्करा होती है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज, आरएनए में राइबोज होती है। और उसके साथ साथ में एक फॉस्फेट या फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ा होता है। अब ये तीनों के कॉम्बिनेशन को ही आप न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और ये ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ जाते हैं तब उसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एग्जाम्पल क्या है?
न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो या फिर आरएनए। इसलिए न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। अब इस डीएनए के अंदर हम देखें तो नाइट्रोजन के क्षार के अंदर एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। जब डीएनए की दो स्ट्रैंड, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, दो हेलिक्स है देखिए, डीएनए की दो स्ट्रैंड जब आपस में जुड़ती हैं तो जुड़ने का तरीका यह है कि यदि एक स्ट्रैंड पर ए है तो सामने टी आएगा, यदि जी है तो सामने सी आएगा, यदि टी है तो सामने ए आएगा और सी हुआ तो सामने जी आएगा। ये कॉम्बिनेशन। एडेनिन और थायमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, थायमिन एडेनिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि साइटोसिन के साथ जोड़ा कौन बनाएगा, तो देखिए साइटोसिन मतलब सी, जोड़ा बनाएगा जी, जी का मतलब गुआनिन, इसलिए उत्तर क्या होगा इसका? गुआनिन। चलिए अगला देखिए, उच्च शारीरिक महत्व के कार्बनिक यौगिक जो सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। याद रखिए, जब आपको अल्प मात्रा में अति आवश्यक है तो समझ जाइए वो विटामिन, वो विटामिन, विटामिन आखिर क्या है? विटामिन वाइटल एमीन्स कहलाती। आखिर विटामिन पता है कहाँ से? इनको वाइटल एमीन्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कुछ एमीन्स, एमीन पदार्थ जो कि आपकी कोशिकाओं के लिए अति आवश्यक है लेकिन अल्प मात्रा में, ट्रेस अमाउंट में आवश्यक होते हैं। इनकी यदि हल्की सी अमाउंट भी यदि आपके शरीर में नहीं है तब बीमारी होती है, और उनकी कमी से ढेर सारी बीमारी होती है। जैसे विटामिन ए की कमी से बीमारी हुआ करती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको आप रतौंधी कहते हैं, जिसको आप रतौंधी कहते हैं। विटामिन दो तरह की होती हैं, एक होती है वाटर सोल्यूबल और एक होती है फैट सोल्यूबल। पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। फैट सोल्यूबल जो विटामिन हुआ करती, फैट सोल्यूबल, उन फैट सोल्यूबल में विटामिन में ई, ई, डी ए, कीड़ा के नाम से याद कर सकते हैं। कीड़ा दैट मीन्स विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, के ई डी ए, कीड़ा। ये जो विटामिन होती है, चार विटामिन, ये वसा में घुलनशील होती है। अर्थात आप जब एक बार आपके शरीर के अंदर चली गई तो इसका मतलब आपके शरीर से पानी में घुलकर बाहर निकलने की संभावना बहुत कम होती है। इसीलिए बार बार आपको इन विटामिनों को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब कमी की बात करते हैं तो पानी में घुलनशील विटामिन जो बच गई हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ये पानी में घुलनशील हुआ करते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी हुआ करते हैं, ये पानी में घुलनशील हैं, आपके शरीर से बहुत तेजी के साथ में उत्सर्जन और किडनी की हेल्प से बड़ी आसानी से निकलती है। इसीलिए जब कमी की बात आती है तो उनकी कमी सबसे ज्यादा है विटामिन बी और विटामिन सी की। और एक मात्र ऐसी विटामिन है जो कि आपकी पानी के अंदर तो घुलनशील है लेकिन फिर भी उसकी कमी अक्सर नहीं होती क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वो स्टोर हो जाती है, और उस विटामिन का नाम है विटामिन बी 12। और विटामिन बी 12 को ही कहते हैं साइनो कोबाल एमीन, साइनो कोबाल अमीन, इस नाम से ये पॉपुलर है। तो देखो विटामिन में विटामिन बी 12, बी 12 पानी में घुलनशील वो विटामिन है जो आपके शरीर में स्टोर होती है, बाकी कोई भी पानी में घुलनशील विटामिन आपके शरीर में स्टोर नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोन किस प्रकार कार्य करते हैं? हार्मोन वास्तव में देखा जाए तो केमिकल मैसेंजर भी है। हार्मोन केमिकल मैसेंजर भी हैं, केमिकल्स की सहायता से मैसेज को एक जगह से दूसरे ले जाते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा पैंक्रियाज से निकला इंसुलिन हार्मोन काम करता है कहाँ पर? ब्लड में जाके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकलता वहां से है, संदेश लेकर आता है, वो काम करता है किडनी की नेफ्रॉन में। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में केमिकल मैसेंजर तो है ही, इसके साथ एक कोई एंजाइम भी होती है जो एंजाइम के साथ काम करती है। वो विटामिन, विटामिन से पहले की कंडीशन प्री विटामिन के नाम से है, वो होते हैं। इसका मतलब आंसर इसका डी। अगला देखिए, वायु में प्रदूषक गैसों में से एक साथ रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर एक इरिवर्सिबल अपरिवर्तनीय यौगिक बना लेती है। आप इनमें से
कौन सी वो गैस है जो मृत्यु के लिए भी जिम्मेदार है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तीन गैस लिखी हुई है, चार गैस, कार्बन ऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ओजोन गैस, इन चार में से एक गैस ऐसी है जिसकी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी करीबन 200 से 300 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ऑक्सीजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दोनों आमने सामने होती है। बहुत तेजी के साथ जुड़ने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, उसकी ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी खत्म कर देती है और फाइनली ऑक्सीजन की कमी से, सफोकेशन से उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला है एक रासायनिक पदार्थ कोशिका में ऊर्जा की उपापचयी मुद्रा के रूप में कार्य करता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहलाता है। अब देखिए, एनर्जी मेटाबॉलिज्म और एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, तो वो कहलाता है एटीपी, और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी है, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, याद रखें। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आखिर ऊर्जा का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसी के अंदर रेस्पिरेशन चलती है, जिसमें ढेर सारी ऊर्जा बनती है। वो ऊर्जा हमारे जीवित कोशिकाओं में एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अगला है डीएनए में मौजूद प्यूरिन बेस। मैं आपको बता दूं कि डीएनए और आरएनए दोनों में नाइट्रोजन युक्त जो क्षार मिला करते हैं, बेस मिलते हैं, वो ये है नाइट्रोजीनस बेस, यानी नाइट्रोजन युक्त बेस या क्षार होते हैं। उनमें एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। और प्यूरिन और पिरिमिडीन में आप देखेंगे तो यहाँ पर प्यूरिन में होते हैं दो, एक का नाम है एडेनिन और दूसरी का नाम है ग्वानिन। इसको ए से शो करते हैं, इसको जी से शो करते हैं। और पिरिमिडीन में होते हैं तीन, एक होता है थायमीन, एक होता है साइटोसिन और एक होता है यूरासिल। यहाँ पर थायमीन को टी से, साइटोसिन को सी से, यूरासिल को यू से शो करते हैं। आपको बता दें कि डीएनए और आरएनए में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बेस है जो डीएनए में तो है लेकिन आरएनए में नहीं। डीएनए में मैं आपको बता दूं कि डीएनए के अंदर आपके कौन कौन से बेस मिलते हैं। डीएनए में एडेनिन होता है, थायमीन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन। लेकिन एटीजीसी के अलावा डीएनए में कौन सा नहीं है? यूरासिल नहीं। यूरासिल सिर्फ आरएनए में होता है। तो आरएनए में और डीएनए में अगर बेस पेयर में देखा जाए तो देखो आरएनए में क्या होगा, एडेनिन होता है, थायमिन के लिए यूरासिल आता है, ग्वानिन और साइटोसिन, एयूजीसी। डीएनए में एटीजीसी, आरएनए में एयूजीसी। पूछा जाता है डीएनए में कौन सा बेस है जो आरएनए में नहीं है, तो डीएनए में थायमिन है, आरएनए में नहीं है। आरएनए में कौन सा है? आरएनए में यूरासिल है और थायमिन नहीं है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद डीएनए में प्यूरिन बेस पूछा गया है, तो डीएनए में प्यूरिन बेस देखिए एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन दो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो आप देखिए एडेनिन एडेनिन एडेनिन, आंसर आपका हुआ है। अगला है कौन सा पिरिमिडीन क्षार नहीं है। मैंने पिरिमिडीन बताया कि आपको थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल। तो थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ग्वानिन नहीं है, क्योंकि ग्वानिन होता है वो प्यूरिन होता है। ग्वानिन है वो क्या है? प्यूरिन। डीएनए आरएनए के बीच मुख्य अंतर क्या है? डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर एक्चुअली है क्या? तो डीएनए में देखो डीऑक्सीराइबोस शुक्र डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, और थाइमिन इसके अंदर बेस यानी क्षार होता है। आरएनए में राइबोस शर्करा होती है, यूरासिल इसकी उपस्थिति को दर्शाता है। तो सबसे बड़ा अंतर क्या है कि डीएनए आरएनए में, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा है और आरएनए के अंदर राइबोस है। डीएनए में थाइमिन है तो आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल है। ये सबसे बड़ा अंतर है, इसलिए आंसर है बी। आरएनए अणु की संरचना में आखिर क्या शामिल है? आपको बताया कि आरएनए की संरचना है वो डबल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स, सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए की संरचना सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। आरएनए के तीन प्रकार पढ़े जाते हैं, मैं आपको बता दूं, एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए। तो आप देखिए एम का मतलब मैसेंजर, टी का मतलब ट्रांसफर, आर का मतलब राइबोसोम। तीनों के अलग अलग काम। सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला
आरएनए ये होता है करीबन 80% तक मिलता है, करीबन 80%। सबसे कम मात्रा मिलता है वो एमआरएनए, जो सबसे कम है। चलिए अगला देखिए, डीएनए का मुख्य कार्य इनमें से कौन सा है? आरएनए का संश्लेषण करना, जी हाँ, डीएनए से एमआरएनए बनता है। दूसरा, नेसेसरी प्रोटीन, आवश्यक प्रोटीन भी बनाता है, क्योंकि एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। और उसके साथ साथ आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। यही वो कारण है जिसके कारण माता पिता के कुछ लक्षण अपनी संतानों में जरूर देखने को मिलते हैं। इसीलिए आंसर है और। इंसुलिन अल्प मात्रा में मौजूद तत्व है। इंसुलिन के अंदर आके सबसे कम मात्रा में या फिर अल्प मात्रा में से कौन सा तत्व? याद रखिए, इंसुलिन के काम करने के लिए इसको जिंक चाहिए। इंसुलिन अपनी एक्टिविटी तब शो करता है जब इसके अंदर जिंक होता है। क्षार केवल आरएनए में मौजूद हो, डीएनए में नहीं। मैंने आपको बताया था आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में नहीं होता। भोजन के दहन में उत्पन्न ऊर्जा प्रवर्तन को ऊष्मीमान कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। खाना खाते हैं वो टूटता है, टूटने के बाद ऊर्जा देता है। उच्चतम ऊष्मीमान मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा इनमें से किससे मिलेगी? आप खाना खाते हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है। मैं आपको ऊर्जा का क्रम बता रहा हूँ। और सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा किससे मिलेगी? आपके शरीर में सबसे पहले ऊर्जा मिलती है, उसका क्रम देखिए। सबसे पहले ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज से मिले। यदि ग्लूकोज खत्म हो गया तो उसके बाद नंबर आता है, दूसरे नंबर पर वो आता है आपके लिपिड, जो फैट और ऑयल आप खाते हैं, घी खाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर आता है प्रोटीन। याद रखिए, प्रोटीन का पचना, इसका मतलब आपका शरीर है वो धीमे धीमे टूट रहा है। सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पर सबसे पहले ऊर्जा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक ऊर्जा, सर्वाधिक कैलोरीफिक वैल्यू, सर्वाधिक ऊर्जा, तो हम कहेंगे सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है सबसे पहले। सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलेगी? तो सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है फैट और लिपिड, जिसे आप वसा कहते हैं। तो देखो ऊर्जा का क्रम, सर्वाधिक ऊर्जा लिपिड से, दूसरे नंबर पर ऊर्जा प्रोटीन से, और तीसरे नंबर पर ऊर्जा सबसे कम मिलेगी कार्बोहाइड्रेट। दो तरह के क्वेश्चन है। ये सबसे पहले सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलेगी, तो आप कहेंगे लिपिड, लिपिड के अंदर आता है वसा और तेल। उसके बाद सबसे कम ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। सबसे पहले ऊर्जा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, और सबसे बाद में ऊर्जा जिससे मिलेगी प्रोटीन। इस तरह का क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर आपका फैट और वसा। कौन सा क्षार पिरिमिडीन नहीं है? तो पिरिमिडीन में थायमीन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमीन, साइटोसिन, यूरासिल, गुआनिन नहीं। अगला देखिए, रक्त में मौजूद धातु कौन सी है? आखिर कौन सी ऐसी धातु जो रक्त में मौजूद है? तो रक्त में होती है आयरन, जिसको आप एपी कहते हैं। बेस एडेनिन पाया जाता है, एडेनिन बेस, एडेनिन बेस दोनों मिलता है, डीएनए में भी और आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए के अणु न्यूक्लियोटाइड के रूप में आपस में जुड़ते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, तो उसका तरीका क्या है ये पूछा है। तो देखो यहाँ पर सबसे सही तरीका ये, एक यूनिट का फॉस्फेट दूसरी यूनिट की पेंटोज शर्करा से जुड़ता है। न्यूक्लियोटाइड वे अणु हुआ करते हैं, वे भाग होते हैं जो डीएनए आरएनए दोनों को बनाते हैं। और ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं उसको फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड कहते हैं। नोट कर लीजिए, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड कहते हैं, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। यहाँ पर आंसर आपका सी है। डीएनए मौजूद क्षार लेकिन आरएनए में नहीं होता, डीएनए में होता है आरएनए में नहीं है, तो थायमीन। डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हुआ करती है, उस डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का कारण क्या है? याद रखिए, डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है मतलब दोहरी कुंडली संरचना है, उसका कारण इन दोनों के बीच में उपस्थित है हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक जो किसी जीवित जीव में रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। इनमें से आखिर कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको वास्तव में बायो कैटलिस्ट कहते हैं, जैव उत्प्रेरक, जो कि जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को
उत्प्रेरित करता है, कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। इसको जैव उत्प्रेरक या बायो कैटलिस्ट कहते हैं, वो है एंजाइम। जैविक उत्प्रेरक किससे संबंधित है, तो याद रखिए जैविक उत्प्रेरक हुआ करता है वो एंजाइम। और एंजाइम, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, याद रखिए। आंसर देखो, सभी एंजाइम प्रोटीन है, इसको याद रखें सर। सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में प्रोटीन का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन का ही दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड, इसे आंसर सी। एक जुटर आयन, जुटर आयन का मतलब होता है एक ऐसा आयन जिसके एक सिरे पर धनावेश दूसरे पर ऋणावेश, जुटर आयन कहलाते हैं। जुटर आयन में आप देखेंगे एक आयन जिसके विभिन्न बिंदुओं पर धनात्मक ऋणात्मक आवेश हुआ करता है, एक तरफ धनावेश दूसरी तरफ बड़ा आवेश, उसको जुटर आयन कहते हैं। जैसे मैंने कहा एक अमीनो अम्ल है हमारे पास में, जैसे अमीनो अम्ल, ये सिंपल सा अमीनो अम्ल COOH, और यहाँ पर होता है NH2, NH2। एक एमिनो ग्रुप एक कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, एक एमिनो और दूसरा एसिड है, इसीलिए अम्ल, इसीलिए इसको अमीनो अम्ल कहते हैं। ये अमीनो, ये अम्ल, इसको इंग्लिश में कहते हैं अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। तो अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ से H इस पर चला जाता है, और जाने के बाद में ये एसिड बन जाता है जुटराइल। तो NH2 है वो तो हो जाता है NH3, जिस पर एक धनावेश और यहाँ पर ऋणावेश। तो देखिए एक सिरे पर ऋणावेश दूसरे सिरे पर धनावेश, इसको कहते हैं जुटर आयन। यही जुटर आयन सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस को क्या कहते हैं। सुक्रोज मतलब होता है घर के अंदर जो शर्करा होती है जो आप उपयोग करते हैं डेली लाइफ में, वही सुक्रोज है। और सुक्रोज है उसका, अगर जल अपघटन करते हैं तो आपको ग्लूकोज मिलता है और साथ में फ्रक्टोज मिलता है। इसके जल अपघटन के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, वो है इनवर्जन, व्युत्क्रमण, इसको इनवर्जन कहते हैं। सुक्रोज के जल अपघटन का नाम होता है इनवर्जन। कौन सा पोषक तत्व है गर्भावस्था के प्रारंभ चरण के दौरान जन्म दोषों को, यानी बर्थ डिफेक्ट जो जन्म से आते हैं रोग, उनकी रोकने के लिए महिला के अंदर उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है फॉलिक एसिड। यदि प्रेगनेंसी के दौरान इस फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो समझ जाओ कि जन्म लेने वाले बालक के अंदर कोई न कोई बहुत ही खतरनाक और भयंकर बीमारी आती है। जैसे मैंने कहा कि बच्चे जो जन्म लेते हैं अक्सर कभी कभार ऐसा दिखाई देता है कि उनकी पीठ में, बैक में देखें तो कमर के आसपास, बैकबोन पर कमर के आसपास एक फूला हुआ पोर्शन होता है। कमर के आसपास, जैसे मैंने कहा ये आपकी बैकबोन है और यहाँ पर ये आपकी कमर वाला रीजन है, तो यहाँ पर एक फोड़ा दिखाई देता है। इस फोड़े को रियलिटी में एक बीमारी होती है, ये इसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये कमजोर फॉलिक, तो यहाँ पर फॉलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब का जमाने में मदद करता है। सबसे बेहतरीन, रक्त का थक्का जमाने में आखिर इनमें से कौन सी विटामिन है। तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन ए नहीं है, विटामिन सी नहीं है, ये तो आपको इम्यूनिटी देती है, ये आपकी आंखों की रोशनी के लिए, आंख से संबंधित। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखती है, प्रतिरक्षा को बनाती है। साथ में विटामिन डी है, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करती है, दांतों को मजबूत करती है, हड्डियों से संबंधित है। विटामिन ई है, विटामिन ई, ये इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं, क्योंकि आपकी सुंदरता के लिए ये विटामिन उपलब्ध है। और लेकिन इसके अंदर जो ऑप्शन नहीं है वो है विटामिन के। रक्त के थक्का जमाने में, ब्लड को क्लॉट करने में, विटामिन, विटामिन के, याद रखिए इसको, है ना। तो देखो विटामिन ए का संबंध आपकी आंख से, विटामिन सी का संबंध आपकी प्रतिरक्षा से, विटामिन डी का संबंध आपकी हड्डियों से, विटामिन ई का संबंध आपकी त्वचा में ग्लॉसीनेस से, विटामिन के का संबंध रक्त का थक्का जमाने से।
विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी से उसको कहते हैं बढ़ान, सॉरी, उसको कहते हैं रतौंधी। निम्न में से किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है? विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। किस पोषक तत्व की कमी से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है? याद रखिए, एनीमिया का एक विशेष टाइप जिसमें मेगालो मेगालो मतलब होता है जिसमें आरबीसी का साइज बड़ा हो जाए, बड़ा का बड़ा ही रह जाता है। तो आरबीसी जब बनती है, उसका मैच्योरेशन होता है, उस दौरान यदि आपके पास में ये विटामिन कम पड़ जाए, साइनोकोबालेमिन, जो कहते हैं विटामिन बी 12, तो समझ जाइए कि विटामिन बी 12 की कमी से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाए, आरबीसी बड़ी में। आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी दें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक विशेष ऑब्जेक्टिव के साथ में। गुड बाय।